सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं और हमारी सभी सखियों को, सहेलियों को चंचल वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। चंचल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सावन का महीना है, हरियाली है और ऐसे मौसम का सभी आनंद उठा रहे होंगे, सभी मजे में होंगे और अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, है ना। और जैसे हमेशा की तरह आज भी हम बहुत सारे अपने ये सखी सहेली के पिटारे में बहुत सारी बातें लेकर आए हैं और बहुत महत्वपूर्ण दिवस भी है आज चंचल। जैसे आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हाँ, इसे हम स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं जी। और काकोरी कांड के वो दिवस है, तो वो भी हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसमें क्या खासियत है आज के दिन, तो हम वो भी बात करेंगे। दादी माँ के खजाने से भी बातें निकलेंगी, अंजीर की, हाँ, है ना। और गीत मंजरी में बातें होंगी मेले की, जो कि सबको बड़ा शौक होता है। सावन का भी ऐसा महीना है ना जब बहुत सारे मेले होते हैं और हमारे बचपन की जो गुजरी हुई पलों की जो याद है वो उनको भी थोड़ा ताजा करेंगे मेले के बहाने, है ना। और एक बहुत खास दिन है, वो है आज मुहर्रम का दिन। और दीपा, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो मुहर्रम है वो हिजरी संवत का सबसे पहला महीना होता है और इसी महीने के साथ इस्लामिक वर्ष की शुरुआत हो जाती है। मुहर्रम एक महीने के तौर पर ही नहीं बल्कि एक खास पर्व या खास दिन के तौर पे भी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, क्योंकि इसी महीने में पैगंबर के नवासे की शहादत हुई थी, इसलिए इस महीने को गमी का महीना भी कहा जाता है। और दीपा, इस माह की उन लोगों के लिए बहुत बड़ी विशेषता और महत्ता है और जो पहले 10 दिन होते हैं इसमें रोजा भी रखा जाता है। जी। और इस दिन पूरे देश में लोगों की अटूट आस्था का भरपूर समागम देखने को मिलता है चंचल। इस दिन जगह जगह पानी के प्याव और शरबत की छबील लगाई जाती है। इमाम हुसैन साहब की शहादत और करबला के शहीदों के बलिदानों को याद किया जाता है। दीपा, हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह का करम और रहम सब पर बना रहे, सब खुशहाल रहें अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल। और देखिए ना, इसी तरह से हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे देश में धर्म को मानने वाले लोग हैं, या यूं कहे कि हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत ही शहरीकरण जीवन जी रहे हैं, कुछ हैं जो बहुत ही छोटे से शहर में रहते हैं, और कुछ हैं जो एकदम बिल्कुल ही कस्बा ही उनका है, या यूं कहे कि आदिवासी जो हमारी प्रजातियां हैं, तो उनका दिवस है। और आज का दिन जो कि 9 अगस्त को हम विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हम उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे ये स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है और ये उनके पहचान को सम्मानित करने का दिन है। बिल्कुल दीपा, और आदिवासी का मतलब होता है, मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, आदि और वासी। जी। तो इसका मतलब होता है मूल निवासी। और जो हमारे देश की जनसंख्या है इसका 8.6% यानी लगभग 10 करोड़ के जितना एक बड़ा हिस्सा है जो आदिवासियों का है। जी। और आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं। वे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पर्वत, नदियां, खेत, इन सभी की पूजा करते हैं और उनका मानना होता है कि प्रकृति की हर वस्तु में जीवन होता है। और जब 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये महसूस किया कि आदिवासी समाज उपेक्षा, बेरोजगारी, बंधुआ बाल मजदूरी, इन सब समस्याओं से पीड़ित है, ग्रसित है, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए और उनके अधिकारों की, उनके मानवाधिकारों को लागू करने और उनके संरक्षण के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। जी। और उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों के हर साल यही दिन यानी कि आज का दिन यानी कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। और पहली बार आदिवासी या मूल निवासी दिवस 1994 को जेनेवा में मनाया गया। फिर अप्रैल 2000 में मानवाधिकार आयोग ने आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रस्तुत स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी संयुक्त राष्ट्र संघ फोरम की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। फोरम ने शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों सहित अन्य क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और उसके बारे में चर्चा भी की। लक्ष्य जो मुख्य रूप से वैश्विक स्वदेशी आबादी के सामने आने वाली समस्याएं थी, उनको हल करना था। जी। और यूनेस्को स्वदेशी लोगों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करता है। दुनिया की सांस्कृतिक और जैविक विविधता को बनाए रखने में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है और उसका समर्थन भी चाहता है।
और आज तक कई स्वदेशी लोग मानवाधिकार के उल्लंघन का अनुभव करते हैं। इसलिए हम सभी ये चाहते हैं कि उनकी जीवन शैली का भी सम्मान हो और वास्तविक भागीदारी, साझेदारी, स्वतंत्र और सहमति पर स्थापित होनी चाहिए। जी, और चंचल, हमारे भारत में लगभग 700 आदिवासी समूह और उपसमूह हैं, और जैसे कि पहले भी हमने बताया कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है। आदिवासियों के पास में डिजास्टर, डिफेंस और डेवलपमेंट का बहुत अनूठा और अद्भुत ज्ञान होता है। दीपा, ऐतिहासिक पुस्तकों और ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कैसे मुगल या अंग्रेज जब पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे, तो उस वक्त जब उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश की तो उनको मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार अंडमान के आदिवासियों के द्वारा सुनामी जैसी भयानक प्राकृतिक आपदा में भी खुद को बचा लेने और इसका अंदेशा लगा लेना कि कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आने वाली है, इस विषय के क्षेत्र में लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आदिवासियों के पास डिजास्टर की अद्भुत समझ है। यानी उन्हें पहले ही, क्योंकि वो प्रकृति से इतने ज्यादा जुड़े रहते हैं ना चंचल, उन्हें पहले ही वो भाषा समझते हैं, वो प्रकृति की भाषा को समझ लेते हैं और उसमें अच्छी आने वाली घटना या बुरी आने वाली घटनाओं का अंदेशा पहले ही हो जाता है। इसी प्रकार आदिवासी समाज में एक मदद करने की परंपरा भी बहुत ज्यादा पाई जाती है और इस परंपरा को हलमा के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी पर कोई संकट आता है तो जो पूरा एक जो उनका खंड है, जो ग्रुप है या समुदाय है, वो सब मिलजुल कर उस संकट से उबरने के लिए कोशिश करने में जुट जाते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, जिसमें किसी से कुछ चाहने की अपेक्षा नहीं है, इस तरह से वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इस मदद के जरिए मुश्किल से बाहर भी आ जाते हैं। बिल्कुल, और आदिवासियों ने अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए किया। लोक चिकित्सा ज्ञान भी आदिवासियों की महत्वपूर्ण ज्ञान परंपरागत है, जिसका उपयोग होता है, और लोक चिकित्सीय ज्ञान का व्यक्ति के अंतरीकरण की प्रक्रिया से संबंध होता है। और इसकी सबसे जरूरी शर्त यह है कि हस्तांतरित होते रहना होता है, और यही इस ज्ञान की ताकत भी है। बिल्कुल, जो भी ज्ञान आपके पास है, उनके पास बेशक कोई किताबी ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो भी ज्ञान आपके पास में है, चाहे वो चिकित्सा है या कोई और ज्ञान है, वो एक से दूसरे के हाथ में जाता है, इस तरह से वो हस्तांतरित होता है। और देखो ना, एक इसी तरह से एक संदेश भी आया है। हमारे एक साथी कहते हैं कि समस्त आदिवासी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे हमने पहले बताया, 2 शब्दों से मिलकर बनाया है ये शब्द, आदि और वासी। और उन्होंने बोला कि हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी हमारी जो बनी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसी समुदाय को जाती हैं। और भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी है। और हमारे देश के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति साहब थे, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी कहा था कि यदि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निर्भर बनना है तो देश में वैज्ञानिक शोध के अवसरों को न केवल आसान करने की जरूरत है, बल्कि भारत के शिक्षित ग्रामवासी या सामान्य जन जो भी आविष्कार कर रहे हैं, उन्हें भी वैज्ञानिक मान्यता देकर उनको उपयोग करने की और उपयोग में लाने की बहुत बड़ी जरूरत है। दीपा, तुम्हें पता है हमारा देश आजाद हुआ, आजादी हमें मिली, लेकिन ये बहुत आसान नहीं था। जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, तब जाके आज जो हम खुशहाल जिंदगी और एक आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस आए, बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन आए जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गए, और बड़े बड़े महान जो स्वाधीनता आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी अपना नाम दर्ज किया। और देखो ना, इस बात को 75 साल बीत चुके हैं और आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। लेकिन जी, ये जो भी महोत्सव उत्सव हम मनाते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए जिनकी बदौलत आज ये खुशी हमें मिली है। जी, और ऐसे ही आज का जो दिन है वो क्यों इतिहास में महत्वपूर्ण है, यही तो हम बात हमारे सभी साथियों को पता ही है, लेकिन साथ में मिलकर जब इस बात को याद करते हैं तो उनके प्रति और श्रद्धांजलि हम और समर्पित कर पाते हैं। तो आज 9 अगस्त 1925 को रेल से ले जा रहे सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास लूट लिया था। हमारे सभी साथी जानते हैं इस बात को, और ये घटना काकोरी कांड के नाम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दर्ज है। क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लेने के लिए पूरी योजना बनाई गई, और इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार बहुत ज्यादा सख्ते में आ गई थी।
और दीपक, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की एक अहम भूमिका रही है, हमने इसका जिक्र किया है भी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि काकोरी कांड वही घटना थी जिसके बाद में जो क्रांतिकारी थे उन लोगों के प्रति, जो देश के लोग थे, उनका नजरिया बदलने लगा और इस घटना के बाद में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी होने लगे थे। जी, 1922 में जब देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी साल फरवरी में चौरा चोरी कांड हुआ था। गोरखपुर जिले के चौरा चोरी में भड़के हुए आंदोलनकारियों ने एक थाने को घेर कर आग लगा दी थी। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिससे पूरे देश में जबरदस्त निराशा का माहौल छा गया था। आजादी के इतिहास में असहयोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद आम जनता अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की तरफ और भी ज्यादा उम्मीदों से देखने लगी थी। बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा, वो लोकप्रिय होने लगे थे। और फिर 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी में एक ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने के मकसद से एक डकैती डाली गई। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बहुत बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी की गई। हालांकि काकोरी कांड में तकरीबन 10 के करीब ही क्रांतिकारी शामिल थे, लेकिन 40 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। और यहाँ पर मैं एक बात, जब ये धरपकड़ की तो बहुत हलचल मच गई थी उस बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे एक यहाँ संदेश पढ़ना चाहती हूँ चंचल। हमारे एक साथी लिख के भेजते हैं कि ये जो घटना थी ना, ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से ट्रेन लूटने की जो कोशिश थी वो जो कर रहे थे वो असल में एक दिन पहले करने वाले थे। तो इस 8 अगस्त को ये दर्ज हो जाती है घटना, लेकिन क्रांतिकारी करीबन 10 मिनट देरी से वहां पहुंचे और उनके पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। और पहली बार असफल होने के बाद नए सिरे से योजना बनाई गई और फिर 9 अगस्त को पूरी ताकत के साथ क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और हम बात कर रहे थे इसी घटना की, तो इस चीज को लेकर मुकदमा भी चला, गिरफ्तारियां भी हुई और 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में ये आंदोलन चला, जो अब आजकल लखनऊ का प्रधान डाकघर है ये। और 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें जज हैमिल्टन ने अलग अलग धाराओं के तहत क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाई थी। जी, और इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई और सचिंद्र नाथ सान्याल को काले पानी की और मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई। योगेंद्र चंद्र चटर्जी, मुकंदी लाल जी, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह जी, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजा हुई और विष्णु शरण दुबलिश और सुरेंद्र चंद्र भट्टाचार्य को 7 साल और भूपेंद्र नाथ, रामदुलारी त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी। फांसी की सजा की खबर सुनते ही जो जनता थी, जो क्रांतिकारियों से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं अब आज़ादी इन्हीं की बदौलत हमें मिल पाएगी, तो वो सब आंदोलन पे उतारू हो गए थे। और अदालत का जो फैसला था, इसके खिलाफ सभी ने मिलकर लखनऊ चीफ कोर्ट में अपील भी दायर की, लेकिन इसका फायदा कुछ हो नहीं पाया। और फिर 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दे दी गई। और उन्होंने जब इस फांसी से पहले एक पत्र लिखा और अपने मित्र को उन्होंने लिखा था कि मालूम होता है देश की बलिवेदी पर हमारे रक्त की आवश्यकता है, हमारी ये जो मृत्यु है ये व्यर्थ नहीं जाएगी, सबको हमारा अंतिम नमस्ते। जी, और इसी तरह 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई और उन्होंने अपने देशवासियों के नाम एक संदेश भेजा था और जाते हुए वो भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय जयकार करते चले जा रहे थे। और चलते समय उन्होंने कहा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। और अब हम बात करें कि ठाकुर रोशन सिंह, ये तीसरे शहीद थे काकोरी कांड के, इन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई। अशफाकुल्ला खां चौथे शहीद थे, उन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई थी और हंसते हंसते वो फांसी के तख्ते पर झूल गए और उनके अंतिम शब्द थे, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद हुए, चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व
चंद्रशेखर आजाद, उन्हें तो बहुत ढूंढा जा रहा था काकोरी कांड के लिए। वे हुलिया बदल बदल कर बहुत समय तक अंग्रेजों को धोखा देने में सफल होते रहे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अंग्रेजों का सामना बहुत ही बहादुरी से किया और फिर वे शहीद हो गए। और इसी बारे में देखो, एक और संदेश आया है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि काकोरी कांड क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी। क्रांतिकारियों ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस रेल को लूटने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अगर वे इस कोशिश में सफल हो जाते तो काकोरी कांड की घटना इतिहास में 8 अगस्त को ही दर्ज हो जाती। ये बात का जिक्र पहले भी हमारे एक संदेश में हुआ है और हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। दीपा, जब ऐसे गाने सुनते हैं तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर हम कल्पना करें कि कैसा माहौल रहा होगा उन दिनों का, बिल्कुल, जब आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत सारे जगह पर आंदोलन हो रहे थे और लोग कुर्बानियां दे रहे थे, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी जी। और हम उनका जिक्र यहाँ करते ही रहते हैं और उनको हम नमन अपना अर्पित करते ही हैं। लेकिन सच में चंचल, सही कहा आपने कि जब भी वो वक्त, वो उस दौर के को हम जब याद करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि कितनी कठिनाइयों से जो हमें ये आज़ादी मिली है, ये बहुत अनमोल है हमारे लिए। तो इसे सहेज के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, और चलिए अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं दीपा। और अंजीर के क्या फायदे हैं, इसे क्यों खाना चाहिए, क्यों इसे आहार में हम शामिल करें? तो देखो, इस बारे में हमारे एक सखी लिख के भेजती हैं कि मेवा है तो फायदेमंद ही है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है अंजीर पर। इस सबसे बड़ा फायदा ये है अगर अंजीर है तो, कि अगर आप खाली पेट लेते हैं तो इससे आपके पेट में गैस नहीं बनती, एनर्जी भी बनी रहती है। वैसे इसका खाने का सही तरीका ये है कि आप इसे पानी में भिगोकर खाएं और उसके पानी को भी आप, वो जो भिगोया हुआ है ना, तो वो वाला पानी भी आप इसे इस्तेमाल कर लें, यानी पी लें। और इसका सूखा भी प्रतिदिन, सूखे रूप में भी इसका प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इसका सेवन जरूर उन्हें करना चाहिए, और क्योंकि गर्भस्थ शिशु की हड्डियां मजबूत होती हैं। बिल्कुल, जब ये पेड़ से टूटता है एक फल के रूप में भी हम इसे खा सकते हैं, और बाद में जब सूख जाता है तो सूखे मेवे की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। और औषधीय गुण भी हैं, स्वाद को बढ़ाने वाला भी है, एक रसीला गूदेदार फल है। इसकी सिर्फ फल ही नहीं खाए जाते, बल्कि इसकी पत्तियां, छाल और इसकी जड़, सभी जो भाग हैं वो बहुत गुणकारी हैं, उपयोगी हैं। और इसे ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में उगाया जाता है जी। और वैसे यूं अगर हम इसका उपयोग कहें तो किसी भी समय हल्के आहार के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसे खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का ही माना जाता है। अंजीर की तासीर क्योंकि थोड़ी गर्म होती है और अधिक मात्रा में सेवन करने से ये शरीर में रक्तस्राव का भी कारण बन सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, 1-2 उससे ज्यादा नहीं खाना है और मौसम के हिसाब से खाना है। ज्यादातर जितने भी मेवे हैं सभी की तासीर गर्म हुआ करती है। अगर हम देखें, बादाम है, अखरोट है, तो जब गर्मी का मौसम होता है इसीलिए उस समय थोड़ा उपयोग कम किया जाता है। और जब ठंड का मौसम आते हैं जी, तो मेवों के लड्डू बना बना के खाए जाते हैं जी, तो बिल्कुल शरीर को उष्णता प्रदान करते हैं ये मेवे। तो इस बात का ख्याल हमें रखना है। और परंपरागत रूप से भारतीय उपमहाद्वीपों में अंजीर का इस्तेमाल यौन रोगों के उपचार के लिए भी दीपा किया जाता है। और ऐसा मानते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य को भी अंजीर बढ़ाता है, गर्भावस्था के लिए उपयोगी माना गया है। और गर्भावस्था के समय जो लौह तत्व की कमी हो जाया करती है अक्सर महिलाओं में, उसको ये पूरा कर देता है। और अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, हमारी सखी ने बताया कि हड्डियों के विकास के लिए ये बहुत ही ज्यादा मददगार है। अंजीर में पेक्टिन नाम का एक घुलनशील फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। तो सूखे अंजीर को कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं क्योंकि उनमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और फाइबरस्ट्रॉल मौजूद होते हैं, और जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में लेकर आते हैं। और इसके अलावा ये पेट साफ करता है, डायरिया से भी बचा जा सकता है इसका सेवन अगर हम करते हैं, पाचन शक्ति में सुधार करता है, पेट से संबंधित या पाचन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको ये ठीक करता है। इसमें विटामिन 6 होता है जो शरीर में सेरोटोनिन के उत्पादन को कम करता है, जो हमारे मूड को भी अच्छा करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। पोटेशियम ज्यादा मात्रा में और सोडियम
कम मात्रा में इसमें होता है और इसके ये पोषक गुण हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और अगर हृदय रोग की बात करें चंचल, तो अंजीर रक्त में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है और हृदय को स्वास्थ्य में सुधार करता है। और ट्राइग्लिसराइड रक्त में मौजूद वसा के कणों को कहते हैं, जो हृदय रोगों का एक प्रमुख कारण है। और महिलाओं में रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के बाद अक्सर शरीर में जो हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते रहते हैं और ये उतार चढ़ाव जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी प्रभाव डालते हैं, जो मुक्त कणों यानी कैंसर के विकास का जो प्रमुख स्रोत होते हैं उनसे लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता को प्रभावित करता है। अंजीर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद होने वाले स्तन कैंसर की संभावना को भी काफी हद तक कम कर देता है। इसलिए नियमित तौर पर इसका सेवन अगर हम करें तो कोलन कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल, और कई पोषक तत्व तो उसमें होते ही हैं, जैसे त्वचा, बाल और समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अंजीर को अगर बहुत अधिक सेवन करेंगे तो दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, इसलिए आपको इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए इसको सिर्फ उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। और अंजीर को हम एक सलाद के रूप में काट कर भी खा सकते हैं। विशेष रूप से इसे एक मीठी डिश, जैम, स्मूदी या मिठाई बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो डिब्बाबंद अंजीर आता है इसको थोड़ा सा हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसमें अलग से चीनी डालकर इसकी मिठास को बढ़ाया जाता है, तो ये बहुत संभावना हो सकती है। इसलिए आप जो फ्रेश फ्रूट होता है उसको आप खाएं। और सूखे और ताज़ा अंजीर दोनों ही स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। ताज़ा जो अंजीर होता है इसमें कैलोरी कम होती हैं। ये हमारी ज़रूरत पे निर्भर करता है दीपा, कि हम सूखे किस वक्त हमें चाहिए और हमें ताज़ा फल किस समय खाना है। और आमतौर पर कहते हैं कि 1 या 2 से अंजीर हम अपने आहार में सभी जो आम व्यक्ति है वो शामिल कर सकते हैं। रंगीला गीत और इसी तरह से रंगारंग हमारा देश है। देश में यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियां हैं और अलग अलग धर्म है, तभी तो हम कहते हैं ना रंगीला हमारा देश। और जहाँ रंगों की बात हो, उत्सव की बात हो, तो मेले क्यों नहीं हो। हमारा देश तो मेलों का, उत्सव का देश है। तो यूं कहें कि हर छोटे बड़े उत्सव पे ना चंचल, बस यहाँ हम छोटी सी बात होती है, उत्सव हो जाता है, और उत्सव को कब मेले के रूप में बदल जाता है कुछ कह नहीं सकते, है ना। और मेले जो है दीपा, ये हमारे देश की संस्कृति को भी दिखाते हैं। मेलों के कारण बहुत उत्साह से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बहुत सारा समय जो होता है हम आनंद के साथ, खुशी के साथ उसे बिताते हैं। और भारतीय लोगों में मेलों को लेकर हमेशा ही एक अलग उत्साह और जोश देखने को मिलता है। बिल्कुल, मेलों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में होता है, क्योंकि वहां पे जब वो जाते हैं तो मनपसंद खेल खिलौने होते हैं, बहुत सारे झूले होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, आइसक्रीम खाने मिलती है भाई। हम भी तो बचपन में जब मेले में जाया करते थे तो इसीलिए जाते थे कि चलो भाई वहां पे ज्यादा रोक टोक कुछ होगी नहीं, खूब घूमेंगे फिरेंगे और कुछ ना कुछ खाने को भी मिलेगा। बिल्कुल, और वहां पे छूट बोल जाती थी कि ठीक है बस इतनी ही जगह में घूमना, यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना। लेकिन बहुत अच्छा लगता था सभी अपने परिजनों के साथ मेले देखने जाना। और यहाँ अलग अलग तरह के खेल का जो आयोजन होता है ना, वो तो उसमें शामिल होने में बहुत मजा आता है। और जादू का खेल होता है ना, बिल्कुल होता है, ये देखने में बहुत मजा आता है। और अलग अलग तरह के मनोरंजन से भरे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और मेले तो मतलब उत्सवों में 4 चांद लगा देते हैं और हम मन को लुभाने वाले मनोरंजन दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और जब भी मेले में जाते हैं तो बस वो जो काम की जो थकान होती है ना, वो चुटकियों में दूर हो जाती है। तो देखो हमारी एक सुनने वाली जो हमारी सखी हैं वो लिखती हैं कि गीत मंजरी में आज का विषय मेला है और मनभावन गीत भी हमें सुनने को मिलेंगे। वैसे ये मेलों का मौका ही है, सावन का महीना है, त्योहारों का मेला है और आजादी का अमृत महोत्सव है, तो ये दिन भी हमारे लिए किसी मेले से कम नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन हम अपनी परेशानियों को भूलकर एक अलग दुनिया में खो जाते हैं और बचपन के दिनों को भी याद करने लगते हैं। तो जो हमारे सुनने वाले हैं हम उनसे भी कहेंगे कि वो अपने बचपन के कुछ अनुभव हैं तो वो हमारे साथ जरूर साझा करें और जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ कौन कौन से खास मेलों का आयोजन किया जाता है और उनकी क्या खासियत है, क्या क्या खास बातें हैं वहाँ की, वो भी साझा करें। से उसका सेलिब्रेशन होता है, इस
हर चीज के बारे में वो लिखे। ये दुनिया एक मेला है और मेले में कई तरह के लोग मिलते हैं, कई चीजें होती है जैसे, और बहुत सारे तरह के मेले होते हैं चंचल, जैसे पुस्तक मेला, यात्रा मेला, व्यापार का मेला, पशु मेला। ऐसे ये त्योहारों के बिना तो हो ही नहीं सकते, त्योहारों के समय ये सारे तरह के मेले होते हैं। फिर मेलों को देखो, अगर देखा जाए तो हम 2 तरह के भागों में बांट सकते हैं, जैसे सिटी फेयर और विलेज फेयर। शहरों में लगने वाला और एक गांव में लगने वाला। तो शहरों का मेला जो है आमतौर पर पूरे वर्ष में निर्धारित तिथि पर आयोजित किया जाता है, वो पहले से ही निर्धारित रहता है और उसके बारे में हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो व्यापार मेले की तरह से होते हैं जिन्हें हम ट्रेड फेयर कह सकते हैं। इसमें अद्वितीय कलाकृतियां, शिल्प, गहने, फर्नीचर, ऐसी चीजों को बेचने के उद्देश्य से इस तरह के जो मेले हैं वो आयोजित किए जाते हैं। इसका किसी हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक चीजों से लेना देना नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर यह व्यावसायिक है, आप चाहें तो अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं और अपने शौक की चीजें खरीद भी सकते हैं। और व्यावसायिक और मनोरंजक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाते हैं मेलों को। और नए साल के दौरान ट्रेड फेयर कुछ राज्यों में आयोजित किया जाता है। दूसरी ओर उत्सव मेला उत्सवों के दौरान आयोजित किए जाते हैं और सभी लोग पूरे जोश के साथ इन उत्सवों के मेले में भाग लेते हैं। और जैसे हमने कहा ना, शहरों के मेले अलग और गाँव के मेले अलग, तो शहरों में किताबों का मेला भी आयोजित किया जाता है, जहाँ पर हर विषय की किताबें आपको मिल जाती हैं। और जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, जिन्हें साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, तो इस तरह के जो विद्यार्थी हैं वो इन पुस्तक मेलों में जरूर जाकर अपनी मनपसंद की किताबें ले सकते हैं। और देखो ना, हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब किसी एक ही जगह पर बहुत से लोग सामाजिक, धार्मिक या फिर व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसे हम मेला कहते हैं। भारतवर्ष में लगभग हर माह मेले लगते ही रहते हैं। मेले तरह तरह के होते हैं। एक ही मेले में तरह तरह के क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं और विविध प्रकार की दुकानें और मनोरंजन के साधन भी यहाँ पर इन मेलों में होते हैं। मेलों में प्रसिद्ध है रामलीला का मेला, है ना। हमारे देश में हर त्योहार में मेला जैसे लगता है, तो गांव में रामलीला के मेले बहुत प्रसिद्ध हैं और बच्चे गुब्बारे, गुड़िया, सीटी, चश्मे, बांसुरी सब ये खरीदने जाते हैं इन मेलों में। और तुमने रामलीला के मेले की बात की, तो ऐसा ही प्रसिद्ध मेला है कुंभ का मेला। और इस मेले का एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। बहुत भव्य और सुंदर ये मेला होता है और कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी बहुत चर्चा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला इसे हम कह सकते हैं। और ये जो इस तरह के मेले होते हैं ना, ये लगभग महीनों चलते हैं। और कुछ मेले ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ ही समय में समाप्त हो जाते हैं। और कुछ एक बात जरूरी है इस ध्यान रखने की कि कुछ भी अपराधी तत्व हो इसका फायदा उठा सकते हैं, तो लोग अपना मोबाइल, पैसे वगैरह ये सब बहुत ध्यान से रखें कि कोई भी आपके आगे पीछे पास में आकर के उसे चोरी न कर जाए, है ना। और देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव का तो मेला चल ही रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में 18 अगस्त से 5 दिन तक जन्माष्टमी का मेला लगना है, तो आप जरूर पधारिएगा। बड़ा एक कितना स्नेह निमंत्रण उन्होंने हमें अपने। तो ये सभी हमारे सभी पूरे परिवार को मिल गया, सखी सहेली परिवार को, तो जरूर वहां पधारें। और देखो ना, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं चंचल की मेले में हम सबको कुछ ना कुछ नया देखने सीखने को मिलता है, चाहे फिर वो किसी भी तरह का मेला हो। हमारे सामाजिक जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और मेले में आनंद लेने के साथ जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उनके प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए। और कहते हैं ना कि ये जिंदगी भी एक मेला है, जीवन हमें एक ही बार मिलता है। बिल्कुल। परिवार की बहुत सारी चीजें, उतार चढ़ाव और व्यापार, व्यवसाय, बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं। एक मेले की तरह आना जाना लोगों का लगा रहता है जिंदगी में, और अगर हमने इसका पूरी तरह से लुत्फ नहीं उठाया तो ये जीवन यूं ही चला जाएगा और इसे हमें दोबारा नहीं मिलना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें और जो जीवन हमें मिला है इसका भरपूर आनंद उठाएं। दीपा, कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इजाजत लेने का समय आ गया। तो सभी सखियों को चंचल वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।